देखो फिजिक्स में आज हम लोगों को पढ़ना है 4 पॉइंट्स, चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय एच, दूसरे पे चुंबकीय निराज, तीसरे पे द्विपात कोण और नत कोण, और चौथा BH एंड BB। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये सब किस पॉइंट से रिलेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो मैग्नेटिज्म की स्टडी को कर रहे हैं, चुंबकत्व की पढ़ाई कर रहे हैं, और इस चुंबकत्व में एक आपका पार्ट होता है पृथ्वी का चुंबकत्व। इसी का एक पार्ट है पृथ्वी का चुंबकत्व, जिसको हम अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि लोगों के पास थोड़ा बहुत फीलिंग था कि पृथ्वी के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्थात हम लोगों को सबसे पहले पता था कि किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, मतलब चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें वो दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रकर्षित कर पाता है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ऑरेस्टेड ने जब प्रयोग किया तो ऑरेस्टेड ने एक नए फैक्ट को साबित किया। उन्होंने बताया कि चुंबक के साथ साथ एक धारावाही चालक तार के भी चारों तरफ क्या मिलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र मिलते हैं। धारावाही चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालने के लिए हम लोग दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। उसमें अगर दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं तो बाकी बची उंगलियां क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अपने लॉ दिए। बायो-सेवर्ट ने एक छोटे से भाग के लिए क्या निकाला? चुंबकीय क्षेत्र, जो कि कल आपने पढ़ा था। और चुंबकीय क्षेत्र के बाद हमने उसको इंटीग्रेट करके कई फार्मूले निकाले, जैसे लॉन्ग वायर, फाइनाइट वायर, कॉइल, एक्सिस पर कॉइल के, उसके बाद में एक आर्क, बहुत से पॉइंटों पे हम लोगों ने इंटेंसिटी निकाला। पृथ्वी का चुंबकत्व क्या पार्ट होता है, उस पार्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो आपको समझना होगा पहले अर्थ। पृथ्वी को अगर आप समझ पा रहे होगे, ये हम लोग तो बनाते हैं गोल आकार, लेकिन ये गोल नहीं होता, ओवेल होता है। पृथ्वी ज़्यादा गोल नहीं है, थोड़ा सा किस पार्ट में है? ओवेल, मतलब दबा हुआ पार्ट है। ये इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा दबा होता है, मतलब जो दूरी यहाँ की होती है ये कुछ ज़्यादा होती है, और जो दूरी यहाँ की होती है कुछ कम होती है। उसको हम इलिप्टिकल टाइप थोड़ा सा मान सकते हैं, बट कंप्लीट इलिप्टिकल भी नहीं है, दीर्घवृत्त भी नहीं है। बहुत मामूली सा अंतर है, दोनों के व्यासों में बहुत कम अंतर होता है दोनों में, तो इसलिए लगभग कैसा माना जाता है? गोलाकार माना जाता है। अगर पृथ्वी की हम पूरी स्ट्रक्चर को सोलर सिस्टम से देखें तो हमारा जो पथ है, रास्ता है अर्थ का, जिसको कक्षीय पथ कहते हैं, वो कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार। ये कहाँ सुन के आए हो? कैपलर के लॉ में। कक्षा 11 में आपने कैपलर के नियम पढ़े होंगे, वहाँ पे कक्षीय चालों का नियम, परिक्रमण काल का नियम, क्षेत्रफलीय चाल का नियम, बहुत से ऐसे नियम दिए थे। कैपलर वहाँ बताते हैं कि जो हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये अर्थ एक इलिप्टिकल पाथ। इस चीज़ को हम यहाँ पे, इस पृथ्वी को अगर देखा जाए तो अर्थ में इस रेखा को आपको पता होना चाहिए कि ये अपने एक्सिस से थोड़ा सा तिरछा पे है। अक्सर ग्लोब पे देखे हो गया, पता है? अर्थ ऑलरेडी अपने एक्सिस से थोड़े से एंगल पे है, मतलब वो एकदम सीधा नहीं है। उसकी जो रोटेशन हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, वो रोटेशन कुछ एक्सिस इसका इसके अबाउट थोड़ा सा टेल्ड पे है, मतलब इस अबाउट के रोटेट वो कर रही है। आप ग्लोब को कभी घुमाए होगे अगर लैब वेब में, तो आपने देखा होगा हल्का सा इंक्लाइंड होता है, टेढ़ा होता है, जिसको नचाने पे कुछ इस तरह का नाचता है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट होते हैं, जिसके अक्ष के पड़ते ये घूर्णन कर रही है, इसको हम लोग भौगोलिक ध्रुव बोलते हैं। कौन सा? भौगोलिक ध्रुव। तो ये ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। हम लोग अभी अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पृथ्वी को समझ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को बिना समझे पृथ्वी के चुंबकत्व को आप नहीं समझ सकते हो। मतलब आपके मैग्नेटिज्म के पार्ट का एक हिस्सा होता है, कौन सा पार्ट? अर्थ मैग्नेटिज्म। जब आप चुंबकत्व की स्टडी कर रहे होते हो तो उसी समय आपको पृथ्वी के भी चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना होता है। ये एक स्पेशली चैप्टर्स होता है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी, भूगोल भी आना चाहिए। भूगोल में हमारे सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी के जो परिक्रमण हो रही है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसका पथ वृत्ताकार ना होकर कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है, इलिप्टिकल पाथ है, और इस पाथ पे वो चक्कर लगा रही है। कभी कभी वो सूर्य से दूर होती है, तो कभी कभी वो सूर्य के पास होती है। जब वो सूर्य के पास होती है
तो गर्मी का मौसम आ जाता है, सीजन आ जाता है, समर सीजन होता है, और जब दूर धीरे धीरे होती है तब ठंडक का समय आ जाता है। अर्थात हमारा सूर्य एक बार गर्मी में आती है, एक बार ठंडक में जाती है, तो एक ठंडक और एक गर्मी मिला के पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, मतलब 365 दिन आपके कंप्लीट होते हैं। ऐसे कंडीशन में ये इसकी चाल जो होती है वो क्षेत्रफलीय चाल नियत होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन इसकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो घटती बढ़ती है। इसके दूर होने पे ये धीरे चलता है और पास होने पे तेज चलता है। इस पृथ्वी को अगर हम जियोग्राफिकल से यहाँ से देखें तो उसे हम जूम करने पर ये पाएंगे कि पृथ्वी के पास दो तरह की गति है। एक तो इसके पास चक्कर लगाना है, जिसको हम वृत्तीय गति कह सकते हैं, सूर्य के चारों तरफ एक रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है, और दूसरा ये अपने अक्ष से खुद घूमती है, रोटेट करती है, जिससे कि हमारे दिन और रात होते हैं। इसके खुद के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से मौसम बदलते हैं, लेकिन उसके खुद के नाचने की वजह से, खुद के चक्कर लगाने की वजह से दिन और रात होते हैं। अब जब इधर का साइड पे दिन पड़ता है, उस साइड पे रात पड़ता है, जब वो घूम जाता है तो इस साइड दिन हो जाता है, उस साइड रात हो जाता है, और 24 घंटे के अंदर वो अपना रोटेशन पूरा करती है। हम इस रोटेशन को यहाँ पे ले रहे हैं तो इसकी रोटेशन सीधे लाइन पे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइन लाइन पे हो रहा है, मतलब तिरछे पे हो रहा है। कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाता है? भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष, इसको जियोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं। ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है। इस कंडीशन को हम लोग भूगोल में सीख के आते हैं। अब बात आती है अर्थ मैग्नेटिज्म क्या पढ़ाएगा, हमारी पृथ्वी का चुंबकत्व क्या बताने वाला है। इसमें कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। क्या है? अगर हम चुंबकों की स्टडी कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चुंबक होता है, बहुत बड़ी मैग्नेट होती है, ऐसा कुछ लोगों को मानना था। आपको पता होगा साइंस के दुनिया में अगर कुछ भी आप बताते हो तो उसका एक साक्ष्य देना होता है, प्रूफ देना होता है। अगर बिना प्रूफ के आप कुछ भी बता रहे हो तो साइंस उस चीज़ को क्या नहीं करती है, मतलब परमिशन नहीं देती है, उसको जस्टिफाई नहीं करती है। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ऐसी अवधारणा कई वैज्ञानिकों के दिमाग में था, लेकिन ये क्यों है और कैसे है, इसको साबित करने के लिए हमारे पास कई तथ्य आते हैं। तो कभी आपसे अगर ये बोल रहा है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, इसके तथ्य लिखिए या इसके सबूत लिखिए, एविडेंस लिखिए, तो उसमें 3 एविडेंस इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। पहला, किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह हमेशा उत्तर और दक्षिण में रहता है, अर्थात इससे पुष्टि होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि बिना चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर हम किसी मैग्नेट को हैंग करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट में, मतलब पूर्व और पश्चिम में, तो अपने आप रोटेट होकर किधर हो जाएगा? नॉर्थ एंड साउथ में। ये चुंबकीय सुई को घुमाने के लिए चुंबकीय रेखाओं की, चुंबकीय बल रेखाओं की अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है, और चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर देखने को मिलता है। तो पहले नंबर, कोई भी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। इससे साबित होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात पृथ्वी एक क्या है? चुंबक है। दूसरा फैक्ट देखा गया कि अगर किसी भी लोहे को कई दिनों तक पृथ्वी के नीचे दबा दिया जाए तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, मतलब वो चुंबक बन जाता है। जैसे जो हमारे माइनिंग करके, खुदाई करके काले वाले चुंबक निकाले जाते हैं, वो पहले समय में क्या रहे होंगे? लोहा, आयरन के ऑक्साइड ही है ना, आपको हमने चुंबक में बताया होगा। या Fe3O4 मैग्नेटाइट जो प्राकृतिक चुंबक है वो आयरन का ही ऑक्साइड है। ये माना जाता है कि कई सौ साल पहले पृथ्वी के अंदर वो आयरन ही था, लोहा ही था, जिसका ऑक्साइड अब क्या बन चुका है? मैग्नेट बन चुका है। और आज भी देखा जाता है कि किसी भी लोहे को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक पृथ्वी के नीचे दबा दिया जाए, उसको गहराई में ले जाके रख दिया जाए और कुछ सालों बाद निकालने के बाद वो चुंबकीय हो जाता है। इससे साबित होता है कि पृथ्वी के पास चुंबकीय गुण है, क्योंकि आप किसी को चुंबक तब बना पाओगे जब आप खुद चुंबक रहोगे। पृथ्वी दूसरे को चुंबक बना ले जाती है, वो लोहे के टुकड़े को कई सौ साल बाद अपने अंदर चुंबक बना देती है। इससे माना जाता है कि पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है। तो कितने एविडेंस हुए? 2। एक तो कोई भी चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। इससे भी ये सिद्ध, किसी भी लोहे को, किसी भी आयरन के स्लैब को दबा देने के बाद वो कुछ सालों बाद चुंबकीय हो जाता है। इससे भी ये प्रूफ होता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में है, अर्थात पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। और थर्ड स्टेज देखा गया कि किसी भी पृथ्वी के चारों तरफ
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर उसमें उदासीन बिंदु मिलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं, ये भी साबित करते हैं कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। मतलब देयर आर 3 एविडेंस टू प्रूव द मैग्नेटिक नेचर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को दिखाने के लिए, पुष्टि करने के लिए हमारे पास तीन प्रूफ है, तीन एविडेंस है। पहला, किसी भी चुंबकीय सुई का हमेशा उत्तर दक्षिण होना, यह बात साबित करता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात पृथ्वी एक चुंबक है। दूसरा, किसी भी लोहे को कई सौ साल तक या कई दिनों तक पृथ्वी के नीचे डुबा देने पर या दबा देने पर वो चुंबकीय बन जाता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। लेकिन थर्ड फैक्ट जो आता है कि अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें तो उसमें कई न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी 0 मिलती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात पृथ्वी एक चुंबक है। मतलब पृथ्वी के चुंबक होने के हमारे पास तीन एविडेंसेस हैं। बात फिर साइंटिस्टों की आई, साइंटिस्टों ने इस बात को मान लिया कि हाँ, पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, अर्थात पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर ये चुंबक है तो क्यों चुंबक है, चुंबकीय गुण इसको कहाँ से मिला? इसकी बात के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन अभी भी किसी का मत सही नहीं हो पाया है। मतलब 100% उसकी पुष्टि नहीं की जा चुकी है। पहले वैज्ञानिकों का कहना था, जो स्टार्टिंग फेज में थे, कि पृथ्वी के केंद्र पर एक विशाल चुंबक रखा हुआ है। मतलब पृथ्वी के अगर हम सेंटर में जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रखा है और उसी मैग्नेट की वजह से ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जैसे कि एक गुब्बारे के अंदर एक मैग्नेट अंदर रख दो तो हमें दिखेगा तो है नहीं, लेकिन उसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक नेचर आएगा ना, लोहा तो खींचेगा ना, चिपकेगा ना। ऐसे कंडीशन में ये देखा गया कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होने का कारण पृथ्वी के केंद्र पर रखा एक विशाल चुंबक है। ऐसा पहले वैज्ञानिकों का मानना था, लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने उसका विरोध कर दिया। वो बताए कि अगर हम चुंबक को केंद्र पे रखते हैं, किसका जी, अगर हम किसी भी चुंबक को पृथ्वी के केंद्र पे रखते हैं तो वो हीट के वजह से, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी के केंद्र पे गर्मी ज़्यादा है, हॉट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो उसमें गल जाएगा। और किसी भी मैग्नेट को गर्म करने पर उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अगर हम वैज्ञानिकों की बात मान भी ले कि पृथ्वी के केंद्र पे एक चुंबक है, तो हमें यह भी मानना होगा कि पृथ्वी के केंद्र पे लावा है, बहुत गर्मी है, और वो चुंबक गर्म होकर उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। और ये अवधारणा क्या हो गई, विफल हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इस अवधारणा से हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कोई व्याख्या नहीं हो पा रहा था। वो कहते थे कि पृथ्वी के केंद्र पे चुंबक रखा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, या पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसी बातें नहीं क्लियर हो पाई, क्योंकि कोई भी चुंबक को अगर हम केंद्र पे रखते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पे, क्रोड पे इतनी हीट है, इतना तापमान है कि उसमें कोई भी चुंबक अस्थायी अवस्था में नहीं रह सकता। उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा गर्मी की वजह से, तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कुछ अलग चीजें बताई। वो बताए कि पृथ्वी को अगर हम बात करें तो पृथ्वी में 3 लेयर्स हैं। हम भूगोल में अगर जाएं तो भूगोल में आपको पता होना चाहिए, जैसे पृथ्वी के बाहर मंडलों को बांटा गया है 5 मंडल में। आपने पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। ऐसे पृथ्वी के अंदर भी लेयर को बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग सियाल कहते हैं, दूसरे वाले पार्ट को सीमा कहते हैं, और तीसरे वाले पार्ट को निफे कहते हैं। ये उनके एलिमेंट एंड कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और प्लस एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम ऊपर वाले लेयर में भरा है। यह इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम ही है। मतलब हमारे पहले लेयर में सबसे ज़्यादा बालू, सिलिका मतलब बालू सिंपली समझ सकते हो, और एल्युमिनियम धातुओं का मिश्रण है, इसलिए इसको सियाल बोल रहे हैं। दूसरे नंबर पे सिलिका और मैग्नीज है, मैग्नीज, सिलिका और मैग्नीज सेकेंड लेयर पे, जो कि बहुत नीचे है, अभी वहाँ तक हम खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरे में जो है वो गलित अवस्था में निकिल और आयरन है, Ni और Fe, निफे। तो हमारे थर्ड लेयर में क्या भरा हुआ है, और एक केमिस्ट्री कहती है कि निकिल और आयरन के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाएं तो उसमें कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और ये अनुचुंबकीय गुणों का होता है। उनका कहना है कि एक छोटा सा निकिल तो बहुत छोटा चुंबकीय होता है, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन निफे वाली पार्ट जो है ये पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अंदर बहुत ज़्यादा एरिया है, उसमें कई निकिल और आयरन के एटम हैं, और थोड़ा सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो इसलिए अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक नेचर आ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निकिल और आयरन के कॉन्सेप्ट को लेकर भी लोग इस पर डिस्टर्ब हुए, ये भी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाया। इसमें दोष क्या आ रहे थे कि अगर निकिल और आयरन के पास
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र बना सकता है। लेकिन इसमें निकिल और आयरन गलित अवस्था में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, और लिक्विड स्टेट में होने की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे फील्ड तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए इधर के निकिल का वेक्टर इधर जा रहा है, जबकि इधर के निकिल के एटम का वेक्टर इधर जा रहा है, तो दोनों का रिजल्ट वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, निकिल एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता, एक सॉलिड स्टेट में होता, तो पता था कि उसका एक मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी मिलता, लेकिन गलित अवस्था में होने से इसकी भी व्याख्या नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने अलग मत दिया कि नहीं, इस तरह भी पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्हें भी अपने चारों तरफ रोटेट करता है, रोटेशन की वजह से इसके चारों तरफ एयर होता है। आपको पता होना चाहिए, ये जब घूमेगा पृथ्वी तो इसके बगल क्या है, सब एयर है। क्या है, पृथ्वी के बाह्य हिस्से में हवा का एक घेरा है जिसको वायुमंडल आप कहते हो। और अगर पृथ्वी नाच रहा है तो उसके बगल के हवा नाच रहे होंगे कि नहीं। जैसे आप फैन चलाते हो, फैन रुका होता है तो उसके चारों तरफ हवा भी रुकी होती है, लेकिन जब फैन चलता है तो उसके अगल बगल की हवा भी नाचने लगती है। आपको ये पता होगा, पृथ्वी बहुत तेज रोटेट कर रही है तो उसके अगल बगल के हवाएं भी नाच रहे होंगे कि नहीं। नाचने की वजह से वो भी घूर्णन गति कर रहे हैं इन रिलेटिव मोशन में, और दोनों के बीच एक घर्षण उत्पन्न हो रहा होगा। मतलब पृथ्वी और हवा, जैसे आपने देखा होगा एक गोला कोई नाच रहा हो, उस पर अपना हाथ रख दो तो हाथ पे घर्षण महसूस होगा, रगड़ महसूस होगी। और अगर हवा ऐसे बाहर है, पृथ्वी उसके अंदर रोटेट्स कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो हवा के ऊपर क्या हो रहा होगा, घर्षण। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के घूर्णन गति करने के कारण हवा और पृथ्वी के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे ये हवा के कण आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये भी बताया जाता है कि हम किसी चीज को रगड़ दें तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उसमें आवेश आ जाता है। अक्सर हम लोग बचपन में कंघी को लेकर बाल में रगड़ के देखते भी है। बाल में रगड़ने पर स्केल या पटरी को वो चार्जेबल हो जाता है, जो कागज के टुकड़ों को चिपकाने लगता है। ऐसे कंडीशन में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसके वजह से उसके बाहर के हवा के कण क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं घर्षण की वजह से। और जब वो आवेशित कण नाचते हैं तो एक धारा बहने लगती है, क्योंकि आवेशों का चलना धारा कहलाता है, और धारा की वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ आवेशित कण रोटेट करते हैं, गतिमान होते हैं, जिससे एक धारा उत्पन्न होती है, और इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि लास्ट अवधारणा रही। अभी भी लोगों का यही मानना है, लेकिन ये भी 100% पुष्टि नहीं कर पाया है। तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ये बात सही है। ये विशाल चुंबक है, इसके कितने तथ्य हैं, 3। ये 3 बातें साबित करती है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, अर्थात इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सी बातें साबित करती है, पहला, एक चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर दक्षिण रहना, हमेशा उत्तर दक्षिण रहना, यह बात पुष्टि करता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। दूसरा, किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के अंदर दबा देने पर भी वो क्या हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है। इससे भी साबित होता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, उसमें चुंबकीय गुण है। और तीसरा, कई चुंबकीय क्षेत्रों में उदासीन बिंदु मिलते हैं, इससे भी ये पुष्टि होता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। लेकिन पृथ्वी विशाल चुंबक होने का कारण क्या है, इसके भी 3 एविडेंस, 3 अवधारणा मिली, लेकिन तीनों भी 100% सही। पहली अवधारणा रही कि पृथ्वी के केंद्र पर एक चुंबक रखा है, जिसके कारण पृथ्वी चुंबकीय है, लेकिन ये साबित नहीं हो सका, इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। दूसरा, पृथ्वी के अंदर जो निकिल और आयरन वाली लेयर है, जिसको हम निफे कहते हैं, उसके एट लास्ट जो बताया गया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उसके किनारे रगड़ की वजह से, घर्षण की वजह से हवा के कण, वायु के कण आवेशित हो जाते हैं, और उसके कारण एक धारा बहती है, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये भी बात 100% या 100% व्याख्या ना कर सकी। तो जो इसके तीनों कारण आए हैं, अलग अलग वैज्ञानिक बताए, लेकिन अभी तक कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, किसी भी व्याख्या से पूर्ण रूप से संतुष्टि। इन फ्यूचर देखो और कौन बताता है। अब बात आती है कि पृथ्वी के चुंबकीय गुणों में क्या क्या पड़ते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है निर्वृत्ताकार पथ पे, जिससे कि मौसम बदलते हैं, लेकिन वो अपने जगह पर भी रोटेट करती है, घूर्णन गति करती है, जिससे दिन रात होते हैं। और वो घूर्णन अक्ष जो है, जिस अक्ष पे वो नाचती है, वो अक्ष एकदम ऑल्टिकल ना होकर थोड़ा सा क्या है, तिरछा है, या आपने ग्लोब में अक्सर देखा होगा टेढ़ा सा लगा रहता है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं,
भौगोलिक अक्ष, और इसको बोलते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं भौगोलिक। आपने बचपन में सुना भी होगा, ये दोनों बहुत ठंडे जगह हैं। यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अक्सर करके अगर बहुत अमीर हो जाओगे तो टिकट लेके घूमने जा सकते हो, बहुत अमीर रहोगे तब। वहाँ जानते हो एक कप चाय का कीमत भी लगभग 6,000-7,000 लगता है, क्योंकि वहाँ जो लेके पहुँचा के होटल खोला है ना, वो अक्सर टूरिस्टों के लिए है। तो वहाँ एक दिन रह लिए तो 2-3 लाख गया, नाश्ता वास्ता करते करते 3-4 लाख, खाना खाओगे 5-6 लाख चला जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ले जाना टफ होता है। लोग फ्लाइट में भर के सामान ले जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको खिलाते हैं, तो वहाँ ले जाने में बहुत चार्ज लग जाता है। और चूँकि वो इतना ठंडा होता है कि ठंडक में तो जा ही नहीं सकते, गर्मी में बहुत ठंडक होता है। मतलब पूरा एकदम काश्मीरी कपड़े के साथ जाओगे, वो भी गर्मी के सीजन में जाओगे, तब भी वहाँ पे आपको कपकपी लगी रहेगी, इतनी ठंड होती है। पूरी ग्लेशियर है, बर्फ ही है, लेकिन लोग फिर भी ट्रैकिंग पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। दूसरा फैक्ट, अब पृथ्वी अगर चुंबक है, ये बात साबित है। क्यों चुंबक है, इसका कोई 100% प्रूफ अभी नहीं मिल पाया। वो कई लोगों ने बताया कि क्यों चुंबक है। कुछ लोगों ने बताया अंदर चुंबक रखा इसलिए है, कोई बताया निकिल और आयरन वाले निफे के कारण है, कोई बताया जो बाहर हवाओं का आवेशित हो जाने के कारण है, लेकिन अभी भी कोई इससे संतुष्टि। लेकिन ये विशाल चुंबक है, ये तो सिद्ध है, इसके कई प्रूफ है। जैसे आपने तीनों आगे बताया कि चुंबकीय सुई हमेशा क्या होती है, उत्तर और दक्षिण में होती है, तो इससे भी साबित होता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। और भी फैक्ट्स है। तो अगर ये चुंबक है तो इसके पास चुंबकीय ध्रुव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हर चुंबक के पास 2 ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक। पृथ्वी में देखा गया तो वो ध्रुव आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो ध्रुव आपके इस अक्ष से हटके है। ये इसका एक ध्रुव यहाँ पे है और एक ध्रुव यहाँ पे है। इधर है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, मतलब जिधर भूगोल वाला उत्तर है उधर चुंबक वाला। मिला दे रहे लाइन से। और ये क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। आपने नेचर में देखा होगा हमारा उत्तर दिशा किधर होता है? उत्तर, इस डायरेक्शन को बोलते हो। अगर ये उत्तर दिशा है तो भूगोल वाला उत्तर है, आपके चुंबक वाला इधर दक्षिण पड़ेगा, और हमारा जो भूगोल वाला दक्षिण इधर है, इधर चुंबक वाला उत्तर दिशा पड़ेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां से निकल रहे होंगे और यहाँ पे आ रहे होंगे। अब तो पता होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलती है, मैग्नेटिक लाइन्स निकलती है ना ऐसे, पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें क्या आएगी? आई। आप ध्यान से समझ सकते हो कि हम इस पॉइंट को क्या पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें आपके यहाँ पे इंटरेड हो रही है। मतलब हमारे जिधर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उधर मैग्नेटिक का साउथ पोल है, और जिधर हमारा दक्षिणी ध्रुव है, जियोग्राफिकल भूगोल का जो दक्षिण है, उधर हमारा मैग्नेटिक का क्या है? उत्तर है। तो ऐसे कंडीशन में इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इनके अक्षों को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। इसको मिलाने वाले को क्या बोले थे? तो इसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? अब जो भूगोल वाले अक्ष पे लंब रेखा खींचोगे, भूगोल वाले अक्ष पे लंब रेखा खींचोगे, इसको बोलेंगे भौगोलिक निराच, भौगोलिक निराच। और जो चुंबक वाले पे खींचोगे, ये चुंबक वाले पे है, चुंबक वाले पे, और ये किस पे था? भूगोल वाले पे। तो चुंबक, इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय निराच। चुंबकीय निराच तो नहीं, भौगोलिक अक्ष को हम लोग भूगोल में भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या विषुवतीय रेखा, जो पृथ्वी को आधा आधा बांटती है। आपको पता होगा हम लोग इसके ऊपर भी रेखाओं को पढ़ते हैं, जैसे ये कर्क रेखा होता है, इधर मकर रेखा होता है। हमारी भारत यहीं पे है, इससे थोड़ा ऊपर पूरा का पूरा उत्तरी भाग में हम लोग हैं कि दक्षिणी भाग में? आधे आधे पृथ्वी से पूरा हिस्सा उत्तरी भाग में है। वो भी कर्क रेखा हमारी इलाहाबाद से लगभग गुजर के जाती है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होता है। हमारा भारत कुछ इसके ऊपर है, कुछ इसके नीचे है। जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी किस पे पड़ती है? जैसे जैसे आप बीच वाले रेखा पे रहोगे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जैसे जैसे दूर जाओगे, जापान उपान यहाँ पड़ता है तो लोग ठंडा की गर्म, वेस्ट इंडीज यहाँ पड़ता है एकदम मध्य रेखा पे। तो उन लोगों का देखे होगे चेहरे से ही पता चलता है अच्छी खासी गर्मी झेलते हैं। जहाँ गर्मी ज़्यादा वहाँ बरसात भी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश किसके पास होगा? जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। जहाँ ठंडक ज़्यादा वहाँ पे बारिश
कम, बारिश होगा ही नहीं। ठंडक में यहाँ बारिश होती है, गर्मी में मतलब गर्मी में बारिश ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ में आ गया। हेडिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं, इसी चीज़ों को हमें बताना है। पहला हेडिंग डालोगे चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय अक्ष, बताएंगे पृथ्वी पर वह बिंदु जहां स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई, लटकाई गई चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर होती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। और इनको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। एक फिगर्स बना लेंगे इसके लिए, यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, हम नया बना दे रहे हैं। देखो एक पृथ्वी ऐसे नॉर्मल बनाओ, पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो होगा ना मैग्नेटिक पोल्स। ये बताना कौन सा, नॉर्थ पोल, लेकिन जी वाला, जी मतलब जियोग्राफिकल, नॉर्थ वाला है। ये क्या है, साउथ पोल है, जी वाला। और इनको मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष। जो हमारा चुंबक वाला होता है थोड़ा सा हटके होता है, तो यहाँ रहेगा कौन वाला, नॉर्थ रहेगा या साउथ, साउथ रहेगा मैग्नेट वाला। और यहाँ क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा मैग्नेट वाला। तो इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। यही फिगर बनाओ। इनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। आप लोग भूगोल अगर पढ़े रहोगे तो इस चीज़ों को बेहतरीन समझ सकते हो। हो गया। नीचे लिखेंगे, उसी में नीचे लिखेंगे। जब भी बताना हो तो कॉम्प्लिकेट, ये टोटल चीज़ें बताना, इसमें से कुछ भी पूछे ना तो थोड़ा थोड़ा मिला के सब बताना चाहिए, A to Z। उसके नीचे लिखेंगे चुंबकीय अक्ष पर खींची गई लंबवत रेखा, चुंबकीय अक्ष पर खींची गई लंबवत रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, चुंबकीय निराक्ष कहलाता है।
यहाँ बना लेना उसी फिगर में, मैग्नेटिक रेडियल। अगला पॉइंट नीचे लिखेंगे लाइन, इसमें बना लियो जी जस्ट। ये किसके लंबवत है? ये चुंबकीय अक्ष के, भौगोलिक अक्ष के नहीं। भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींचोगे तो भौगोलिक निराक्ष कहलाएगा। आगे नीचे लिखेंगे इसको और इसको बताएंगे। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को द्विघात कोण कहते हैं। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच के कोण को द्विघात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 11.5 डिग्री है। 11.5 डिग्री है। यहाँ देख सकते हो ये कौन सा अक्ष है बाबू, और ये कौन सा अक्ष है? इनके बीच कुछ कोण होता है कि नहीं? इसी कोण को हम द्विघात कोण कहते हैं। तो बीच में बता देना, इट इज अल्फा, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं, और इट इज मेजर्ड अबाउट द 11.5 डिग्री। आगे बताएं, इसके बारे में लिखेंगे। पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह क्षैतिज रेखा से जितना झुका होता है, वह क्षैतिज रेखा से जितना झुका होता है नतिकोण या नमन कोण कहलाता है। इसको नमन कोण भी कहते हैं, चाहे नति कोण बोलो या नमन कोण। नति कोण या नमन कोण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। एक फिगर्स बनाओगे, ये आपकी कोई रिजिड रूफ है जिससे एक सुई को लटकाई जा रही है, चुंबकीय सुई को, और ये चुंबकीय सुई जब भी लटकाई जाती है तो थोड़ा सा क्या रहता है, तिरछा। जबकि यहाँ की हॉरिजॉन्टल लाइन देखा जाए, क्षैतिज रेखा देखा जाए तो ये होता है। जबकि इसमें जो नॉर्थ और साउथ के मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं वो लाइक दिस पे जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड BE। ये कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा। ये कौन सी रेखा कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल्स। इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ जो एंगल का फॉर्मेशन होता है
नॉर्थ और साउथ में जो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसमें यहाँ जो कोण यहाँ में बनके तैयार होता है उसको हम थीटा बोलते हैं, नति कोण। और यहाँ पे कंपोनेंट आते हैं बी कास थीटा और इधर आता है बी साइन थीटा। ये बीच में चुंबकीय सुई है, इस चीज़ को आप यहाँ से डिप करना, इस चुंबकीय सुई को हैंग किया गया है यहाँ से। रिलेशंस क्या होते हैं, एक तो इसमें क्षैतिज घटक होता है जिसको हम बी एच कहते हैं, हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी कास थीटा, और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम बी वी कहते हैं, ये बी साइन थीटा होता है। नोट पॉइंट में रिलेशन भी आप लिख सकते हो, बी ई इक्वल टू होता है रूट में बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, एंड जो थीटा होता है नति कोण यहाँ से निकाला जा सकता है tan इनवर्स बी वी बटे बी एच। आप फिगर्स बना के इसको नोट कर सकते हो। तो पृथ्वी का अध्ययन के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, भूगोल। मतलब पृथ्वी को अगर हमें पढ़ना हो तो हमें भूगोल पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। वो पृथ्वी के विभिन्न संरचना और उसके विविधताओं का अध्ययन कराता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी का स्टडी कर रहे हैं किसके नेचर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के नेचर में। ये मैग्नेटिज्म चल रहा है तो यहाँ पे पृथ्वी के भी चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। ये पूरे के पूरे पॉइंट अर्थ से रिलेट कर रहे हैं, पृथ्वी से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ आपको ये जानना है कि पहले के कुछ वैज्ञानिक क्या मानते थे, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके तीन एविडेंस मतलब साक्ष्य, जिसको आप सबूत कहते हो, मिले हैं। उसमें हमने तीनों आपको ओरल बताया है। पहला, कोई भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर और दक्षिण में रहता है। इससे साबित होता है कि वो एक चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में है, अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरा, किसी भी लोहे के टुकड़े को कई दिनों तक पृथ्वी में दबा देने पर वो चुंबक बन जाता है। इससे भी ये साबित होता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, इसमें चुंबकीय गुण है। और तीसरा, पृथ्वी के चारों तरफ कहीं चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदुओं का मिलना भी ये पुष्टि करता है कि पृथ्वी के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। तो पृथ्वी के चुंबक होने के तो हमारे पास 2-3 सबूत हैं, लेकिन पृथ्वी चुंबक क्यों है, इसका कारण अभी तक भी सही रूप से हमें नहीं मिल पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के केंद्र पर एक चुंबक रखा है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसके कारण वो मैग्नेटिक है। कुछ लोगों का मानना है निफे के कारण, जो हमारे अंदर क्रोड में निकिल और आयरन गलित अवस्था में है, उसके कारण चुंबकीय है। और कुछ लोगों का लेटेस्ट मानना है कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण उससे संपर्क में आने वाली हवा आवेशित हो जाती है, जिससे धारा बहता है और धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन हमें इन दोनों फैक्ट को अगर इग्नोर करें तो पृथ्वी के चुंबकीय गुणों को जानने से पहले हमें जानना होगा कि पृथ्वी में जिस अक्ष के प्रत्यय यह घूर्णन कर रहा है, पृथ्वी जिस अक्ष के प्रत्यय घूम रहा है, उस अक्ष का नाम क्या रखा गया, ध्यान से समझना। भौगोलिक अक्ष। और इन दोनों इंड्स को, बिंदुओं को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ जियोग्राफिकल एंड साउथ पोल ऑफ, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक, इनको मिलाने वाली रेखा को, और इस पे खींचा गया लंब रेखा को भौगोलिक निराच। तो ये तो हमारा भूगोल का रहा। इस टर्म को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। हमारा पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रहा है इसी एक्सिस के अबाउट। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, जैसा कि आप जानते हो, यहाँ उत्तर और यहाँ ये उत्तर और दक्षिण, यही वाला आप जानते हो। लेकिन पृथ्वी एक चुंबक है तो इसमें चुंबकीय ध्रुव भी होंगे। चुंबकीय ध्रुव इससे थोड़ा सा हटके है, जिधर इसका उत्तर है चुंबक का, उधर क्या है, दक्षिण वाला है मैग्नेट का। और जिधर इसका दक्षिण है थोड़ा सा हटके उत्तर वाला है मैग्नेट का। और इनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। तो ये कौन सा दक्षिण बनेगा, उत्तरी, और ये क्या बनेगा, दक्षिणी बनेगा।
अक्ष नहीं, ध्रुव। इनको मिलाने वाली रेखा का नाम क्या रखा जाएगा? चुंबकीय अक्ष। कौन सा अक्ष? चुंबकीय अक्ष। इसका परिभाषा आपने दिया है अभी अभी जस्ट। सबसे पहले तो इन दोनों को हमने बताया कि यहाँ पे अगर चुंबकीय सुई लटकाओगे तो सीधा एकदम ऊर्ध्वाधर ऊपर खड़ा रहेगा। आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे लटकाओगे ना तो ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, चुंबकीय सुई एकदम ऐसे खड़ा रहेगा, ये दोनों पॉइंटों पे। तो हम बताते हैं कि पृथ्वी पे वो दो बिंदु हैं जहाँ पे चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक खड़ा करने पर या लटकाने पर वो ऊर्ध्वाधर खड़ा हो जाए। खड़ा मतलब समझ पा रहे हो ना? जैसे इसको अगर धागे में बांध के लटकाओ तो ये कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा ना। लेकिन वहाँ पे ले जाके जब चुंबक को लटकाओगे तो ऐसे नहीं रहेगा, वो घूम के एकदम खड़ा हो जाएगा ऐसे। ऐसे दो पॉइंटें होते हैं, इनको हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं और इनको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये जो भौगोलिक अक्ष है और जो चुंबकीय अक्ष है, इनके बीच थोड़ा सा कोण होता है। इस कोण का नाम अल्फा रखा गया है। द्विपात कोण नापने पे लगभग 11.5 डिग्री मापा गया है। 11.5 डिग्री आपके बीच का कोण होता है। इस पे जो लंब रेखा खींची जाती है उसको हम चुंबकीय निराक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय निराक्ष। और नेक्स्ट फैक्ट होता है कि हमारे पास ये चीजें आपको आना चाहिए, चुंबकीय ध्रुव क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है और चुंबकीय निराक्ष क्या है। समझ में आ रहा है? आपके भूगोल का उत्तर इधर और दक्षिण इधर, तो आपके चुंबक का दक्षिण इधर उत्तर इधर, और हट के आपका उत्तर और दक्षिण यहाँ है ना, तो इसका उत्तर के साथ दक्षिण यहीं नहीं होगा, यहाँ होगा। और इसका दक्षिण इधर है ना, तो मैग्नेट वाला उत्तर यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ होगा। मतलब ऐसे तिरछा है। आपके भूगोल वाला अच्छा ऐसे है तो मैग्नेट वाला थोड़ा सा ऐसे हो गया है। क्रॉस, कितना एंगल क्रॉस हो रहा है? इसको हम क्या नाम देते हैं? द्विपात कोण। दूसरा फैक्ट ये बता रहा है कि अगर किसी चुंबकीय सुई को तुम कहीं पर भी लटका दो तो वो एकदम सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। उसके अगर आप द्रव्यमान केंद्र से भी लटका रहे हो तो वो थोड़ा सा ऐसे तिरछा खड़ा होगा। समझ में आया? और ये कितना एंगल झुक जाता है लटकाने पर, एकदम सीधा ना होकर कितना एंगल झुक जाता है, इसको उस बिंदु का क्या बोलते हैं? नतिकोण। नतिकोण का दूसरा नाम नमन कोण। तो वहां से हम वेक्टर में तोड़ते हैं। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इधर क्या आएगा? वेक्टर को तोड़ना आपको आता होगा। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक और इसको बोलते हैं, अगर आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक पता है तो आप उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो या फिर उससे नतिकोण भी निकाल सकते हो। नति या नमन कोण को एंगल ऑफ डिप कहते हैं, चाहे नतिकोण बोलो या नमन कोण। अब इसको आप समझ सकते हो कि हमारे भौगोलिक, मान लीजिए हमारे हाथ का उत्तर है, दक्षिण है, ये उत्तर है, तो आपके भूगोल वाला ऐसे एकदम सीधा, इधर दक्षिण ध्रुव, इधर उत्तर। ये गांव वाले भी जानते हैं, इधर उत्तर इधर दक्षिण। लेकिन चुंबक के अकॉर्डिंग ये उत्तर है, ये दक्षिण, लेकिन ऐसे नहीं, इस पे है वो। तो थोड़ा सा जो एंगल टर्न हो रहा है ना, इस एंगल को हम द्विपात कोण कह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ तुम चुंबकीय सुई लटकाते हो तो ऐसे ना रह के ऐसे रहता है। तो जो इस तरह झुकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउन होता है, जो इस तरह झुक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? नतिकोण। तो आपके एक्सिस को समझ पा रहे हो? ये रहा भौगोलिक अक्ष, इससे जो इधर घूमे ये द्विपात कोण। लेकिन तुम ऐसे भी नहीं हो, ऐसे हो, तो जो ये वाला घूम रहे हो, एंगल जो बना रहे हो, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? नतिकोण बोलते हैं। और ये नतिकोण हर जगह पे अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा नतिकोण कहाँ होता है? ध्रुव पर 90 अंश, एकदम खड़ा हो जाता है। इस तरह टेढ़ा होते होते तो एकदम खड़ा हो जाता है। कहाँ पे? ध्रुव पर। ध्रुव पे जाने के लिए भी टाइम लगेगा, बहुत ठंडा जगह है, अलग है, ऐसा होता है वहाँ पे, मैग्नेटिक नेचर में देखा गया है। और कहाँ पे, या जब निराक्ष पे पहुँचोगे तो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ तो एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है। और इन चीज़ों को आप समझ सकते हो, इन फैक्ट को लेकर समझ में आ गया है? तो ये रहा भूगोल के कंडीशन से हम लोग क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ, अर्थ के गुणों को पढ़ते हैं। वहाँ से न्यूमेरिकल लगेगा, न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको इसके एप्लीकेशंस बताए जाएंगे। बाकी इतनी चीज़ें तो आपको आ गया होगा। भौगोलिक अक्ष क्या है, भौगोलिक ध्रुव क्या है, चुंबकीय अक्ष क्या है, उसका ध्रुव क्या है, बीच के कोण को क्या बोलते हैं, निराक्ष क्या है, ओवरऑल बस।